हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 14 चैप्टर स्टार्ट किया था जो है एटॉमिक फिजिक्स, और उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये बातें करी थी कि आखिर हमें परमाणु की संरचना क्यों समझनी आवश्यक हो गई थी। और आज के इस सेशन में हम परमाणु के अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दिए गए मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मॉडल्स किन किन घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाते हैं, किन किन घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं करने के कारण वो मॉडल फेल हुए और नए मॉडल की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस क्रम में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया और बताया कि परमाणु कुछ इस प्रकार का हो सकता है, वो है जे थॉमसन। तो हम पहला जो परमाणु मॉडल पढ़ेंगे वो है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। चलिए इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या तरबूज बीज मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। चलिए 1887 में इन्होंने कैथोड रेज की खोज की थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने 1838 के आसपास अराउंड 1838 में जे थॉमसन ने ये बताया कि परमाणु जो है वो कुछ इस प्रकार का एक ठोस गोला हो सकता है जिसमें धनावेश एक समान रूप से वितरित है उसके संपूर्ण आयतन में। और चूंकि हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो उसकी विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बताया कि परमाणु धनावेशित गोला होता है, लेकिन उसकी विद्युत उदासीनता के कारण उसमें ऋणावेश इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कहीं कहीं पे ठीक उसी प्रकार पाए जाते हैं जैसे कि किसी तरबूज में बीज पाए जाते हैं। तो इनका ये जो मॉडल है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक गोला है और ये पूरा का पूरा जो गोला है वो धनावेशित गोला है, ठीक है। मतलब धनावेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। पूरा गोला धनावेशित है, ठोस गोला, और पूरे गोले में इसका जो आवेश है धनावेश वो एक समान रूप से वितरित है। चूंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी इसमें कुल धनावेश का मान कुल ऋणावेश के बराबर होना चाहिए, तो उन्होंने इसकी विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए बताया कि इसमें ऋणावेश जो है वो कहीं कहीं पे ठीक उसी प्रकार पाए जाते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज। तो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसमें ऋणावेश जो है वो कहीं कहीं पे उपस्थित होते हैं, और इन ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन्स की जो सिचुएशन है वो इसी प्रकार होती है ताकि ये इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल और साथ ही इलेक्ट्रॉन और इन पॉजिटिव चार्ज के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बैलेंस कर सके, मेंटेन कर सके साम्यावस्था में। तो ये मॉडल दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा, जिसके अनुसार परमाणु क्या होता है, जिसके अनुसार परमाणु पॉइंट्स में मैं लिखा देता हूँ, परमाणु धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला, धनावेशित ठोस गोला, धनावेशित ठोस गोला प्लस इलेक्ट्रॉन्स या फिर मैं कह दूं ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन्स या ऋणावेश कहीं कहीं पर, इलेक्ट्रॉन्स या ऋणावेश कहीं कहीं पर समान रूप से कहीं कहीं पर वितरित होते हैं, वितरित होते हैं, ठीक है। विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता है कि कुल धनावेश का जो मान होगा वो हमेशा ही कुल ऋणावेश के मान के बराबर होगा, ठीक है, ये बात। और इन्होंने ये भी बताया कि ये धनावेशित ठोस गोला जो है इसका द्रव्यमान भी एक समान रूप से वितरित है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते। इनका मॉडल ये कुछ इस प्रकार का था। अब ये जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ये परमाणु मॉडल उस समय काफ़ी सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करता था। तो कौन कौन सी घटनाएं इस परमाणु मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन होती है, उन घटनाओं के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, परमाणु का ये जे थॉमसन मॉडल जो है वो आयनाइजेशन के बारे में, पहली बात परमाणु के स्थायित्व को ये बताता है। तो ये परमाणु का स्थायित्व जो है, स्थायित्व वो शो करता था, बिल्कुल। इसके साथ ही ये परमाणु के आयनन को भी समझाता है कि किस प्रकार आयनन होता है। आयनन के लिए इन्होंने ये बताया
कि जब इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इमिट हो जाते हैं, मतलब ये आयनन को भी एक्सप्लेन करता है, परमाणु के स्थायित्व को भी एक्सप्लेन करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना जो हमने कल डिस्कस की थी वो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन के लिए जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या प्रस्ताव रखा? उनके हिसाब से जब एक्सटर्नल सोर्स से हम परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो इस परमाणु के द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जन होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित होती है। क्यों होती है? उनके हिसाब से जब एक्सटर्नल सोर्स से हम परमाणु को ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं तो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं। और 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि दोलनी गति जो है वो त्वरित गति होती है। कौन सी गति होती है? त्वरित गति। दोलनी गति त्वरित गति होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है, स्टेशनरी होता है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। अगर आवेश नियत वेग से गति करता है, याद रखिए नियत वेग से गति करता है, मतलब त्वरित गति नहीं, नियत वेग से गति करता है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। और हम आगे ये पढ़ते हैं कि अगर आवेश त्वरित गति करता है, यानी यदि उसका वेग बढ़ता जाए या उसका वेग घटता जाए, उस स्थिति में वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो इस मॉडल में जब अपन इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित गति करता है, और त्वरित गति के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही जे थॉमसन एक गलती कर गए। उनके हिसाब से ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होगी, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो आवृत्ति होगी वो आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की दोलनी गति की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। जे थॉमसन के अनुसार जब अपन एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन माध्य स्थिति के इर्द गिर्द त्वरित गति करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत ये कहता है कि त्वरित गति करता हुआ कोई भी आवेश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति जे थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन की दोलनी गति की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, और यही इस मॉडल को फेल कर देता है। तो ये किस प्रकार इस मॉडल को फेल कर देता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो ये मॉडल इस बात के कारण ही फेल हुआ। समझे किस प्रकार से? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, सो इफ वी डिस्कस अबाउट दी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसको जब अपन एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, मतलब किसी एक ही आवृत्ति से दोलन करेगा। तो उसके अनुसार अगर ये थ्योरी सही होती तो इसके अनुसार हाइड्रोजन जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ही आवृत्ति से दोलन करेगा तो इसके अकॉर्डिंग इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से केवल एक ही विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें केवल एक ही विकिरण दिखनी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है? कल हमने देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक से ज्यादा विकिरणें होती हैं, यानी कि ये मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, उसके साथ ही 1911 में जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो वो प्रकीर्णन प्रयोग के जितने भी निष्कर्ष थे वो सारे के सारे निष्कर्ष और उनके प्रेक्षण पूरी तरह से इस मॉडल को फेल कर देते हैं। तो ये जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के फेलियर का मुख्य कारण था। तो हमने क्या पढ़ा, देख लीजिए वापस। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बेसिकली ये कहता है कि परमाणु धनावेशित ठोस गोला होता है जिसका धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है, द्रव्यमान भी एक समान रूप से वितरित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेश जो है वो कहीं कहीं पर ठीक उसी प्रकार पाए जाते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज पाए जाते हैं। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है, तो ये प्लम पुडिंग बेसिकली इसी मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन इस परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है, इसका मतलब इसमें कुल धनावेश का मान कुल ऋणावेश के मान के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी सिचुएशन कुछ इसी प्रकार होगी ताकि ये अपने बीच लगने वाले म्यूचुअल रिपल्शन को और साथ ही धनावेश और ऋणावेश के बीच लगने वाले अट्रैक्शन को बैलेंस कर सके। ठीक है, अब ये मॉडल किन किन घटनाओं को एक्सप्लेन करता है? ये परमाणु के स्थायित्व को एक्सप्लेन करता है और आयनन को एक्सप्लेन करता है। लेकिन
ये मॉडल किसको एक्सप्लेन नहीं करता? ये मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये मॉडल किसको एक्सप्लेन नहीं करता? ये मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अलावा बाकी सारे स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं करता। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करवाने पर वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता है, दोलन करता है, और दोलन करती हुई कोई भी वस्तु त्वरित गति में होती है, और आवेशित कण जब त्वरित गति करता है तो वो विकिरण उत्सर्जित करता है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग इस विकिरण की आवृत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन की दोलनी गति की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक ही आवृत्ति से दोलन करेगा तो उससे एक ही विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए, जबकि हमने देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक से ज्यादा विकिरणें होती है। तो ये मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही 1911 में रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की जो प्रेक्षण और उनके जो निष्कर्ष है उनके कारण भी ये मॉडल फेल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं, जब ये मॉडल फेल हो गया तो हम दूसरे मॉडल पे स्विच करते हैं, जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त न्यूक्लियर मॉडल, जिसे नाभिक बेस्ड या फिर नाभिक आधारित मॉडल भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसको रफ कर देता है। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए, रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड के साथ दो इनके शिष्य भी थे, जिनका नाम अक्सर एग्जाम में कई बार तो नहीं लेकिन बहुत रेयर केस में कभी कभार पूछ लिया जाता है। उनका नाम था गीगर एंड मार्सन। ठीक है, तो रदरफोर्ड के साथ इनके दो शिष्य भी थे, गीगर और मार्सन। इन्होंने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। उस प्रयोग के आधार पर इनको कुछ प्रेक्षण मिले और उन प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष और न्यूक्लियर बेस्ड मॉडल दिया। ठीक है, नाभिक आधारित मॉडल जिसे कहते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम इनके प्रयोग को समझ लेते हैं कि ये प्रयोग बेसिकली किस तरह से परफॉर्म किया गया और इस प्रयोग में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले। ठीक है, तो देखिए, प्रयोग का मैं यहाँ पे सर्किट में बना देता हूँ। पहले देखिए गाइस, ये पूरा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, सो इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे रेडियो एक्टिव विकिरणें उत्सर्जित होती है। रेडियो एक्टिव विकिरणें अल्फा, गामा और बीटा प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहे हैं उससे अल्फा विकिरणें उत्सर्जित हो रही है। सो यहाँ पर ये जो मेरे पास पुंज प्राप्त हो रहा है ये अल्फा पुंज है, यानी कि अल्फा बीम है। अब अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अल्फा पार्टिकल जो है वो बेसिकली हीलियम के नाभिक होते हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4, यानी इस पर 2 प्रोटॉन के बराबर तो आवेश और 4 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी भारी होते हैं क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा होता है और इन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है। इन हीलियम के नाभिक को, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से उत्सर्जित अल्फा पुंज को हम लैड की किसी 2 ईंटों से गुजारते हैं। तो ये क्या है, ये है लैड ब्रिक्स। ठीक है, ये है लैड ब्रिक्स, लैड की ईंटें हैं।
लेड की ईंटों से गुजारने पर हमें बहुत बारीक अल्फा पुंज प्राप्त होता है। इस अल्फा पुंज को हम किसी स्वर्ण पत्र पर आपतित करवाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो स्वर्ण पत्र है गाइस, क्या है, स्वर्ण पत्र। अब देखिए इसमें ये जो स्वर्ण पत्र लिया गया है, इस स्वर्ण पत्र की जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। और उसके बाद स्वर्ण पत्र के चारों ओर जिंक सल्फाइड का एक पर्दा होता है। किसका पर्दा? जिंक सल्फाइड का पर्दा। मैं बता चुका हूँ कि जिंक सल्फाइड जो है वो आवेश के प्रति संवेदनशील होता है। जब भी कोई आवेशित कण इससे टकराता है तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, स्फुरित होता है, ठीक है। और इन पार्टिकल्स के एंगल को मेजर करने के लिए, अलग अलग एंगल पर स्कैटर्ड पार्टिकल को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक मूविंग माइक्रोस्कोप लगा है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ मूविंग माइक्रोस्कोप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख लीजिए आराम से। किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से उत्सर्जित अल्फा पुंज को, जो बेसिकली हीलियम के नाभिक होते हैं, लेड की ईंटों से गुजारकर बहुत बारीक अल्फा पुंज प्राप्त किया जाता है। उस अल्फा पुंज को सोने की बारीक पत्ती पर, जिसकी थिकनेस 10⁻⁵ सेंटीमीटर के आसपास होती है, पर आपतित किया जाता है। और इससे स्कैटर्ड होने के बाद, प्रकीर्णित होने के बाद, उन कणों को, उन अल्फा पार्टिकल्स को जिंक सल्फाइड पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करने के कारण मूविंग माइक्रोस्कोप द्वारा मेजर कर लिया जाता है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया गया, सोने की जगह कोई और एलिमेंट भी तो यूज किया जा सकता था। तो उसका जो मुख्य कारण है, वो दो मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो मुख्य कारण है वो ये है कि स्वर्ण पत्र जो है, सोना जो है, उसको हम बहुत आसानी से बारीक फिल्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोने की जो तन्यता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तन्यता जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब इसको बहुत पतली परत में कन्वर्ट किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, सोना जो है उसका नाभिक आकार में बड़ा होता है, ठीक है। तो दो कारण, पहला तो इसकी तन्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए हम स्वर्ण पत्र का यूज़ करते हैं। और दूसरा कि इसकी नाभिक की जो साइज होती है, नाभिक का आकार, वो भी बड़ा होता है, ठीक है। नाभिक का आकार कह दूँ, या फिर मैं इसकी परमाणु त्रिज्या की बात करूँ तो परमाणु त्रिज्या जो है वो भी इसकी क्या होती है, ज़्यादा। हम अगर एटॉमिक पीरियडिक टेबल देखें तो पीरियडिक टेबल में सोना जो है वो काफ़ी लेट पोजीशन में है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा होता है। इस स्थिति में इसकी परमाणु त्रिज्या भी ज़्यादा होती है और उसका नाभिक का आकार भी बड़ा होता है। तो इन दो कारणों से इस एक्सपेरिमेंट में स्वर्ण पत्र का यूज़ किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। उन ऑब्जर्वेशंस की अपन बात कर लेते हैं। क्या हुआ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से उत्सर्जित अल्फा पुंज को ब्रिक्स से गुजारकर जब स्वर्ण पत्र पर आपतित किया जाता है तो इन एक्सपेरिमेंट में उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, कुछ प्रेक्षण मिले। उन प्रेक्षणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन अपन बात करें, पहला इनको जो ऑब्जर्वेशन मिला वो ये देखने को मिला कि अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्वर्ण पत्र से सीधे निकल गए बिना विचलित हुए। मतलब अधिकांश जो स्फुरित हमें मिला वो स्वर्ण पत्र के जस्ट पीछे मिला। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिदीप्त जो है वो इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। और इस वाले एरिया में प्रतिदीप्त सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने का ये कारण है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो इस स्वर्ण पत्र से सीधे पार निकल गए, इसको पार करके सीधे जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकरा गए। तो इसका पहला प्रेक्षण क्या आता है, इसका पहला प्रेक्षण है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है, अधिकांश अल्फा पार्टिकल स्वर्ण पत्र से पार निकल गए। ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लिक करती है, वो ये है कि अगर अधिकांश अल्फा पार्टिकल स्वर्ण पत्र से सीधे निकल गए बिना टकराए, इसका ये मतलब होगा कि जो स्वर्ण पत्र में उपस्थित परमाणु है वो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होगा। क्योंकि अगर वो परमाणु ठोस होते तो अल्फा पार्टिकल उससे टकराते और टकरा के किसी और दिशा में विचलित होते, न कि उसके पार निकल जाते। क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल उसके पार निकल गए हैं, इसका मतलब स्वर्ण पत्र में उपस्थित परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और ये बात जे थॉमसन के मॉडल को फेल कर देता है, क्योंकि जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला होता है, जबकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब परमाणु धनावेशित ठोस गोला नहीं हो सकता, ठोस नहीं हो सकता, वो खोखला होगा।
तो इस एक्सपेरिमेंट के इस प्रेक्षण से हमें ये बात पता चलती है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होगा, अधिकांश भाग खोखला होगा। ठीक है, ये हमें एक बात पता चली कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा, खोखला होगा। फिर इसके कुछ दूसरा परीक्षण हमने ये देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोण पर विचलित हुए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के, यानी कि यहाँ कहीं पे हमें कुछ स्फुरित या प्रतिदीप्त प्राप्त हुए। हमने ये देखा कि कुछ प्रतिदीप्त हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमें प्राप्त हुए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो इसके सीधे पार में निकल गए, इससे विचलित हो गए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत कम पार्टिकल, लगभग 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जिस दिशा में गया था उसकी जस्ट विपरीत दिशा में आ गया। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो जिंक सल्फाइड का पर्दा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा कवर है, यहाँ से लेके पूरा एक्सपेरिमेंट जिंक सल्फाइड के पर्दे के विदिन है। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि लगभग 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जिस दिशा में गया था उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मतलब भेजा तो इस दिशा में था और हमें जिंक सल्फाइड पर यहाँ कहीं पे स्फुरित प्राप्त हुई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पार्टिकल लगभग जो है, बहुत कम पार्टिकल इसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। ये प्रेक्षण रदरफोर्ड को बहुत ही विचलित करने वाला था। उन्होंने अपने शब्दों में इसको कुछ इस प्रकार से बयान किया कि ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी 15 इंच के तोप के गोले को हमने किसी कागज पे फायर कर दिया और वो तोप का गोला वापस हमारी ही दिशा में आ गया। ऐसा क्यों है? ऐसा समझिए। देखिए, अल्फा पार्टिकल जो है बहुत भारी होते हैं, है ना, उनका मास जो है वो 4 प्रोटॉन्स के मास के बराबर होता है, और जब हम उसे इस स्वर्ण पत्र पर आपतित कराते हैं, जो स्वर्ण पत्र बहुत पतला है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर की जिसकी थिकनेस है, उससे टकराकर अगर वो वापस आ रहा है तो इसका यही सेंस है कि यहाँ पर इसका बहुत जो भी पूरा द्रव्यमान होगा और जो भी आवेश होगा वो एक बहुत छोटे से भाग पर केंद्रित होगा। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? अगर अल्फा पार्टिकल इतने पतले स्वर्ण पत्र से टकराकर वापस आ रहा है, इसका मतलब इस अल्फा पार्टिकल पर बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल आरोपित किया गया होगा, और बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल आरोपित करने के लिए इस स्वर्ण पत्र के परमाणु का समस्त द्रव्यमान और उसका समस्त धनावेश जो है वो बहुत छोटे भाग पर केंद्रित होना चाहिए, तभी इस पे इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा कि ये अल्फा पार्टिकल जिस दिशा में गया था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लौट सके। तो दूसरा परीक्षण इन्होंने ये देखा कि लगभग 20,000 पार्टिकल में से, लगभग 20,000 पार्टिकल में से 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 180 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ। और इस परीक्षण के आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इस परीक्षण के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चूंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और अगर ये जिस दिशा में जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में वापस लौट रहा है, ये तभी मुमकिन है जब परमाणु का पूरा द्रव्यमान और उसका पूरा धनावेश एक बहुत छोटे से भाग पर केंद्रित हो, और उस छोटे से भाग को इन्होंने नाभिक नाम दिया। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, अधिकांश नहीं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश एक अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित होता है, अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश एक अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित होता है और जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, नाभिक कहते हैं। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के प्रेक्षण से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष निकाले, और इन निष्कर्ष के आधार पर ही इन्होंने एक और नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नाभिक आधारित मॉडल कहते हैं।
तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं और एक जनरल सा अपन डायग्राम देखते हैं कि किस प्रकार अल्फा पार्टिकल जो है वो स्वर्ण पत्र के परमाणु में विचलित होता है अलग अलग एंगल पर। तो इसको अपन रफ कर देते हैं गाइस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर देते हैं गाइस। चलिए इसको अपन रफ कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखिए दो बातें स्पष्ट हो गई कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला होता है, ठीक है, और उसका लगभग समस्त द्रव्यमान और धनावेश जो है वो अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्योंकि हमें ये बात पता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब उसमें धनावेश का मान ऋणावेश के मान के बराबर होता है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऋणावेश जो है वो उस खोखले भाग में होते हैं और खोखले भाग में स्थिर नहीं होके इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए, और यह अभिकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किसी स्वर्ण पत्र के परमाणु पर अल्फा पार्टिकल्स का प्रकीर्णन या फिर उनका विचलन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम किसी एक परमाणु की बात करते हैं। मान लेते हैं ये स्वर्ण पत्र का परमाणु है और इसका समस्त धनावेश और द्रव्यमान अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित है और जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, ठीक। अब जब अल्फा पार्टिकल की इन पे बौछार कराई जाती है, अल्फा पार्टिकल जब इन पे स्ट्राइक करते हैं, तो जो अल्फा पार्टिकल्स इस परमाणु के नाभिक से दूर होते हैं उन पर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जो अल्फा पार्टिकल्स इस नाभिक से दूर होते हैं उन पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल बहुत कम होता है, तो वो सीधे निकल जाते हैं खोखले भाग से और आगे जाके जिंक सल्फाइड के पर्दे पर हिट करते हैं, ठीक है। कहाँ पर हिट करते हैं? जिंक सल्फाइड के पर्दे पर हिट करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, ठीक। और ये वाले जो इसके खोखले भाग से जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस नाभिक के निकट आते जाएंगे, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल क्या आते जाएंगे, नाभिक के निकट आते जाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इन अल्फा पार्टिकल्स पर इस नाभिक के कारण क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो जो जो अल्फा पार्टिकल नाभिक से पास से होके गुजरेंगे तो इन पर नाभिक के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिनकी वजह से इनका विचलन होगा, इस प्रकार से ये विचलित हो जाएंगे। और जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल नाभिक के सीध में आएगा, वो चूंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और नाभिक जो है वो भी धनावेशित होता है और धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण लगेगा कि ये वापस इसकी विपरीत दिशा में लौट जाएगा। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है कि स्वर्ण पत्र से अल्फा पार्टिकल्स का विचलन किस प्रकार से होता है। हम ये देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल इस नाभिक से दूर होते हैं वो खोखले भाग से सीधे निकल जाते हैं। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल नाभिक के निकट आते जाएंगे उन पे प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, मतलब वो विचलित होते जाएंगे, क्योंकि धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल नाभिक के बिल्कुल सीध में आएगा वो एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगा और ये बहुत कम पार्टिकल के साथ होगा, ठीक है। तो ये शो करता है कि किस प्रकार किसी परमाणु में अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन या फिर विचलन होता है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, परमाणु मॉडल, क्योंकि हमने ये तो केवल किसकी बात करी है, ये हमने बात करी है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की, कि अल्फा कण किस प्रकार से प्रकीर्णित होता है, उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस के क्या निष्कर्ष निकलते हैं। अब इन निष्कर्ष को व्यवस्थित रूप से जमा कर हम इसका मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल की कुछ बातें करते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड का नाभिक आधारित परमाणु मॉडल, नाभिक आधारित परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिक आधारित परमाणु मॉडल। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित होता है, जिसे
नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश छोटे से भाग पर केंद्रित होता है और उस छोटे से भाग को नाभिक कहते हैं। दूसरी बात, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, मतलब धनावेश होगा तो उसमें ऋणावेश भी होगा, दोनों की मात्राएं भी समान होगी। और अगर ये ऋणावेश इस नाभिक के पास स्थिर होगा तो दोनों के बीच आकर्षण लगने के कारण दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और परमाणु स्थायी ही नहीं रहेगा। तो इसके स्थायित्व को समझाने के लिए इन्होंने ये बताया कि विद्युत उदासीनता के कारण नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होते हैं और स्थिर नहीं होते, बल्कि इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं रेड से लिखता हूँ क्योंकि यही इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था, वो मैं लिख लेता हूँ। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश एक ही बात है। परमाणु में ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के रूप में, परमाणु में ऋणावेश नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा हम ये जानते हैं गाइस कि जब भी कोई वृत्ताकार गति करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वृत्ताकार गति करने के लिए सदैव अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो उसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी वो अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और उस नाभिक के बीच लगने वाले कूलाम बल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल जो है, पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कूलाम बल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हम मॉडल की बात कर रहे हैं, ये मॉडल किस प्रकार का होगा? ये मॉडल कुछ इस प्रकार का होगा कि परमाणु जो है उसका समस्त धनावेश छोटे से भाग पर केंद्रित होगा जिसे नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है, ऋणावेश जो है, वो वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा होगा? गति कर रहा होगा। ये मॉडल किसका है? ये रदरफोर्ड का नाभिक आधारित परमाणु मॉडल है, जिसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार से फेल हो गया, किस घटनाओं को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया और किस घटनाओं को ये एक्सप्लेन करता है। उसके साथ ही हम नाभिक के आकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या क्लोजेस्ट अप्रोच की भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।